हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, ये लेक्चर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंडेटरी है, रेगुलरली आपको इस लेक्चर को देखना है और इस लेक्चर के दौरान मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड कराता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा और 100% गारंटी सिलेक्शन का मैं आपको प्रूफ भी देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों के कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो टॉपिक्स कवर कराता हूं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराता हूं और सभी टॉपिक्स यहां पर अपन कवर करते हैं, जैसे कि आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होता है और सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं, जिससे कि आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। फुल फ्लैश तैयारी आपकी यहां पर ही करवाई जाती है, राइट। तो आप रेगुलरली जो है वो बने रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए, इससे आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और आज जो टॉपिक्स जो अपन कवर करने जा रहे हैं वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपन। और बाकी पीडीएफ पैकेज अगर आपको चाहिए, यानी कि इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है। इसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, रिविजन के लिए आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, राइट। और इतना सब कुछ, इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की। और अगर आपको सैंपल देखना है कि किस प्रकार का ये मतलब मटेरियल होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल आपको मिल जाएगा। सैंपल का वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। और अभी एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पढ़ लीजिए ऑफर के बारे में। और बाकी इस पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो ये पूरी डिटेल्स दी हुई है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। और पेमेंट के लिए आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स दी हुई है, यूपीआई आईडी दी हुई है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, पेड पैकेज से रिलेटेड, या फिर कोई और जानकारी चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर जो कोर्सेज आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फेसबुक पर मैसेज करके। मेरी आईडी को सर्च कर लीजिएगा आप फेसबुक पर, कमलाक्ष झा के नाम से मैं हूं, और वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए अपने फोन में, 9713282838 मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर ध्यान रहे, कॉल नहीं करना है आप लोगों को, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। इस नंबर पर आप मुझे एसएमएस कर लीजिएगा या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है और डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आपका अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते। गाइस, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर करने की बात की जा रही है। काफी लंबे समय से शिवसेना डिमांड कर रही है कि औरंगाबाद सिटी जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया जाए। तो थोड़े फैक्ट जानते हैं अपन औरंगाबाद के बारे में। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इन फलाना ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन फलाना डायनेस्टी में से बताइए कि किस डायनेस्टी ने औरंगाबाद को बनाया था। याद रखिएगा, निजाम शाही डायनेस्टी ने बिल्डअप किया था औरंगाबाद को। निजाम शाही डायनेस्टी के मलिक अंबर के द्वारा इसको बनाया गया था 1610 में। तो ये ईयर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करें तो ईयर थोड़ा सा याद रखिएगा ये वाला। बाकी यूपीएससी ईयर वगैरह पे फोकस नहीं करती, बट फिर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 1610 के आसपास औरंगाबाद सिटी जो है वो बनाई गई थी। किसके द्वारा, ये जरूर याद रखना, निजाम शाही डायनेस्टी के द्वारा। और इसका नाम बाद में जाकर चेंज कर दिया था मुगल एम्परर औरंगजेब ने, राइट। और औरंगजेब यहां पर इसने इसको अपनी कैपिटल बना ली थी औरंगाबाद को, और औरंगजेब की डेथ तक औरंगजेब यहां पर रहता था, राइट। उसका निवास था ये उसकी डेथ तक। और औरंगजेब ने क्या किया था, छत्रपति संभाजी महाराज जो कि पुत्र थे मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, तो उनको औरंगजेब ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। और फिर काफी लंबे समय से उसके बाद फिर शिवसेना जो है वो डिमांड कर रही है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम से ही इस औरंगाबाद का नाम जो है वो रखा जाए, राइट। तो ये चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली। और इवन 1995 में भी औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया जाए। तो ये बस बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। आपके लिए आज का एक टास्क है, कहीं पर लिख लो,
औरंगजेब के बारे में आज की मतलब आपको पूरी चीजें जो है वो पढ़नी, क्योंकि औरंगजेब का टॉपिक पिछले कुछ महीनों में लगातार 2-3 बार देखने को मिला है। तो औरंगजेब के बारे में पूरी चीज आप पढ़िए, हिस्ट्री से आपको इजीली पूरी चीज मिल जाएंगी, फैक्ट्स वगैरह, और एनसीईआरटी बुक से औरंगजेब के बारे में जहां जहां जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पूरी की पूरी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, इसको ये आपका टास्क है अपने, अगर आपके पास जो है वो, अगर आप जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर अगर बुलेटिन बोर्ड है तो बुलेटिन बोर्ड में एक पेपर पे लिख कर चिपका दो, या फिर अगर व्हाइट बोर्ड होगा आपका तो उस पर लिख लो, या फिर जनरली टेबल पर एक पेपर पर लिख कर रख दो कि ये टास्क आपको फिनिश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट। औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना है, क्योंकि सिविल सर्विस में यही होता है कि आपसे करंट अफेयर्स में जो जो चीजें आती हैं तो उसी से रिलेटेड जनरल स्टडीज की चीजें आपसे पूछ ली जा सकती हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस की कुछ चीजें आपको बताता हूँ, जो जनरल स्टैटिक पोर्शन की चीजें होती हैं वो आपको टास्क देता हूँ पढ़ने के लिए, बट कुछ कुछ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है तो उसको मैं यहीं पर ही आपको कवर करवा देता हूँ। तो औरंगजेब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। ड्राई फूड पार्क्स की यहां पर बात करेंगे गाइस, तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप किया जा रहा है ड्राई फूड पार्क्स। एमपीपीएससी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अच्छे से ड्राई फूड पार्क के बारे में जो है वो ध्यान में रखिएगा। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राइफेड का। ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। ट्राइफेड का काम क्या होता है, तो ट्राइबल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स जो होते हैं, जो ट्राइब्स वगैरह जो होती हैं वो कहां पर रहती हैं, जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह, है ना। तो जंगलों के अंदर वो बेसिकली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो जंगलों के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ जड़ी बूटी हो गई, राइट, जैसे कि हनी हो गया, इस प्रकार की चीजें, और जैसे कि ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया, यानी कि ऑलिव से ऑयल वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा ये इलायची वगैरह हो गई, तो ऐसी चीजें जो जंगल में पाई जाती है, तो ऐसे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, तो उनको ये जो ट्राइब्स हैं वो कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करने के बाद ट्राइफेड को देती हैं। और ट्राइफेड वो क्या करता है, ट्राइफेड इनके प्रोडक्ट्स को, इन्होंने जो प्रोडक्ट्स ट्राइफेड को दिए होते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए मार्केट डेवलप करता है, राइट, जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में जल्दी जल्दी बिक सकें और अच्छा प्राइस जो है वो उनके प्रोडक्ट्स का ट्राइबल्स को मिल सके, जिससे कि ट्राइबल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके, अपने लाइवलीहुड को बेटर तरीके से सस्टेन कर सकें, राइट। तो इस पर मेनली ट्राइफेड फोकस करता है। तो जैसे ही ट्राइफेड है तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ट्राइफेड ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है। सिंपल सी चीज बस दिमाग में रखना, ठीक है। तो ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बीच का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। अब यहां पर फूड प्रोसेसिंग आ गई है। मैंने आपको कल फूड प्रोसेसिंग के बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, कल वाले लेक्चर को जरूर जाकर देखिएगा। फूड प्रोसेसिंग टॉपिक के बारे में मैंने आपको पूरी चीज बताई है कि मेंस में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको 100% करके जाना है, क्योंकि 99.9% चांसेस है फूड प्रोसेसिंग टॉपिक के प्रीलिम्स में भी आने के और मेंस में भी आने के। तो जो भी मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको रिलीजियसली फॉलो करो। और 2021 में अगर आप बैठ रहे हो, यानी कि इसी साल एग्जाम आप देने वाले हो यूपीएससी का या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो जनवरी 2020 से लेकर जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए पूरे के पूरे देख लो। अभी टाइम है इसलिए बोल रहा हूं, अप्रैल के बाद नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है अप्रैल के बाद आप पूरी चीजें कवर नहीं कर पाओगे पास्ट की। अभी टाइम है, टाइम रहते कवर कर लो। बाद में ये मत सोचना कि अरे यार अब तो टाइम बचा नहीं। अभी कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं कि जनवरी 2020 के जितने भी मेरे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उनको कवर करो। जिन स्टूडेंट से पढ़ लिए हैं रिवीजन कर लो। प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो अवेलेबल हैं, डेट वाइज पूरी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। 2x की स्पीड में पूरे वीडियो को देख डालो। और अगर वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, मैगजीन से फटाफट पढ़ लो, क्योंकि मैगजीन से जल्दी जल्दी चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, और जो भी चीज समझ में ना आए उससे उसको वीडियो से रेफर कर लो, राइट। तो मैगजीन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट, कर लेना ही वाली बात। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाता हूँ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बीपीएससी का भी मुझे आप लोग को प्रूफ देना है। अभी बीपीएससी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है ना, मेरे ख्याल से दिसंबर में, अभी लास्ट वीक में एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, तो उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखा। मैंने जो आपको चीजें पढ़ाई थी उन्हीं से रिलेटेड जो है वो वहां पर क्वेश्चंस बने। और स्टेट सिविल सर्विसेज की भी, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अलग से जो है वो आपको कुछ फैक्चुअल डेटा वगैरह याद करने की आवश्यकता होती है। बट जो 1 घंटे का जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो ये सफिशियंट होता है। बट स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आपको कुछ फैक्चुअल डेटा याद रखने की आवश्यकता होती है, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ। बट उसके लिए भी एक सीरीज आप लोग के लिए चालू कर दी है, आपकी डिमांड को देखते हुए। जो 1 डे एग्जाम है तो उसके लिए एक अलग सीरीज जो है वो बना दी गई है, जिसमें कि आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के फैक्चुअल डेटास भी मिलेंगे। तो वो भी आप देखते चला करो अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हो। बाकी यूपीएससी की अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो दिस लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट जो अपन कवर करते हैं यहाँ पर।
तो सॉरी थोड़ा आपका समय लिया, क्योंकि बताना जरूरी है। स्टूडेंट जो है फिर वो सीरियस होते नहीं, फिर बाद में उनको लगता है, क्योंकि ऐसे ही हुआ था मेरे साथ 2019 में। काफी सारे स्टूडेंट ने मेरी बात नहीं मानी, फिर 2020 में उन्होंने खुद ने मुझे लिखा कि सर हमने आपकी बातों को इग्नोर किया, बट अब हम आपकी बातें रिलीजियसली फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने प्रूफ दे दिया था 2020 एग्जाम का। राइट, तो गलती मत करो, जो बोल रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, बताऊंगा मैं। चलो, फूड प्रोसेसिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक। तो ट्राई फूड पार्क क्या है? फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर ट्राई फूड पार्क को बनाने के पीछे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। और ट्राइफेड इन्वॉल्व है, तो ट्राइफेड का काम क्या होता है? ट्राइबल्स के जो कलेक्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्राइबल्स जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स की ट्राइफेड मार्केटिंग करता है। तो होएगा क्या? जो ये ट्राइबल के जो प्रोडक्ट हैं वो जाएंगे फूड प्रोसेसिंग सेंटर में, उनके प्रोडक्ट्स की फूड प्रोसेसिंग होगी, और फूड प्रोसेसिंग होने के बाद ट्राइफेड की मदद से नेशनली और इंटरनेशनली उनके प्रोडक्ट्स को बेच दिया जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। और इसमें वन धन योजना भी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी। तो उसी के अंडर ये पूरा ट्राई फूड पार्क्स की प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। तो ये वन धन केंद्र जो है, ये मटेरियल्स को परचेज करेंगे इस पार्क से, यानी कि ये पार्क जो है, यानी कि ये जो सेंटर है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर या यूनिट, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को बनाएगा, प्रोसेस फूड को बनाएगा, तो उसको परचेज कर लिया जाएगा वन धन केंद्र के द्वारा, और फिर उसके बाद उनको ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के थ्रू बेच दिया जाएगा, इंडिया के अंदर भी, और इवन इंटरनेशनल मार्केट भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वाली बात हो गई अपनी ट्राई फूड पार्क के बारे में, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, कि अब देखो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ट्राइबल्स कलेक्ट करते हैं। राइट, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, एमएसपी उसकी जो होती है, वो कौन सेट करता है, कौन फिक्स करता है? तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की एमएसपी फिक्स करती है। और नॉर्मली आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, जो नॉर्मली जो राबी और खारिफ क्रॉप्स होते हैं, तो उसकी एमएसपी जो है वो किसके द्वारा सेट की जाती है? नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। ये वाला टॉपिक तो एमएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में कवर कराया हुआ है, क्योंकि किसानों का मुद्दा पूरा एमएसपी के ऊपर ही बेस्ड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ही बेस्ड है। अभी जो चल रहा है ना, 3 एग्रीकल्चरल लॉ को लेकर किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो मेन मुख्य वजह है वो है एमएसपी, कि किसानों को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो एमएसपी आपको अच्छे से पढ़ना है। आज का एक टास्क है आपको एमएसपी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़ लिया तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो फिक्स करती है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एमएसपी को, और हर 3 सालों में एक प्राइसिंग सेल जो है वो बनाती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, सेटअप करती है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। और ये प्राइसिंग सेल जो है वो हर 3 सालों में रिवाइज करती है, देखती है कि उसकी एमएसपी को बढ़ाना है या उतना ही रखना है, स्टेबल रखना है, तो उसको डिसाइड करती है प्राइसिंग सेल। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। राइट, सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज की यहां पर बात करेंगे। तो सी प्लेन क्या होते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्लेन होते हैं जो कि पानी को रनवे के लिए यूज करते हैं। राइट, यानी कि लैंड हो जाते हैं पानी के ऊपर और पानी से ही जो है वो टेक ऑफ करते हैं। तो इनको कोई जो है वो अलग से रनवे की आवश्यकता नहीं होती, पानी पे ही ये चलते हैं, पानी पे चलते हैं और टेक ऑफ कर जाते हैं। तो ये बेसिकली सी प्लेन होते हैं, इसको एम्फीबियन प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है वैसे। ठीक है, तो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज हमें देखने को मिलने वाली है। काफी सारी लोकेशन जो है वो प्रपोज की गई है इस सर्विस के लिए, कि हमारी कंट्री में काफी सारी जगहों पर इस प्रकार की सी प्लेन सर्विस जो है वो शुरू की जाएगी। तो काफी शानदार इनिशिएटिव है ये, और काफी समय से हम लोग इस पर काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। राइट, कि इस प्रकार के सी प्लेन्स हमारी कंट्री में हमें देखने को मिले, तो उससे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, और एक अच्छा मतलब हेल्दी टूरिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। टूरिज्म के लिए काफी अच्छी चीज है सी प्लेन सर्विसेज। राइट, और ये लॉन्च की किसके द्वारा जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। याद रखिएगा, इसमें सिविल एविएशन का कोई लेना देना नहीं है। प्लेन को देखते सही थी स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत आएगा सिविल एविएशन, तो वहीं पर ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए प्रीलिम्स में कंफ्यूजन से बचो, क्योंकि प्रीलिम्स में छोटी छोटी बारीकियां अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिविल एविएशन का कोई लेना देना नहीं है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। याद रखिएगा, ठीक है। और ये लॉन्च की जा रही है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फ्रेमवर्क के तहत, और ये एयरलाइन ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो लॉन्च की जाएगी। अब देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? तो स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल एंटिटी होती है। आप कह सकते हो कि एक ऐसी कंपनी सेटअप की जाती है, एक ऐसी यूनिट सेटअप की जाती है जिसका काम जो होता है वो सिर्फ उसी चीज का होता है जिसके लिए उसे सेटअप किया जाता है। राइट, तो ये एक अलग से जो है वो एंटिटी सेटअप की जाएगी जो कि पूरी चीज जो है वो मैनेज करेगी इस सी प्लेन सर्विसेज की। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट किया जाएगा
सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और ये जो मिनिस्ट्री है उसके एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल के तहत ये हमें देखने को मिलेगी, यानी कि इस कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होगा वो इस मिनिस्ट्री का हम लोग को देखने को मिलेगा। इंटरनेट शटडाउन एक ऐसा टॉपिक जो कि 2019 से ही न्यूज में लगातार बना हुआ है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और इवन ऐसे का जो पेपर होता है आपका उसमें भी आपको इंटरनेट शटडाउन का टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो आपको एटलीस्ट 1200 से 1500 वर्ड्स में इंटरनेट शटडाउन पर एक अच्छा सा आपको आंसर जो है वो बनाना है। मैंने हालांकि आज की डेट में लास्ट में आपको होमवर्क भी दे रखा है, इंटरनेट शटडाउन का एक ऐसे आप लिखेंगे, राइट, और ऐसे के लिए मैंने होमवर्क दिया, बट वो कमिंग संडे को आप लिखेंगे, अभी नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप ऑक्यूपाइड होते हो पूरे दिन भर में। बट आप संडे वाले दिन ये चीज जरूर करना कि मैंने इंटरनेट शटडाउन के आपको जितने भी आर्टिकल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं उनको कंसोलिडेट करके उनको एक साथ रखकर आप अपने आंसर को प्रिपेयर करना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको आप कलेक्ट करके एक साथ आंसर प्रिपेयर करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आपके टेबल पर लिख लो आप, यानी टेबल पर मतलब पेपर जो भी होगा आपके पास, जहां जो आपका टास्क वाला पेपर होगा तो उसमें लिख लो कि इंटरनेट शटडाउन के बारे में आपको ऐसे तैयार करना है, ऐसे मतलब एटलीस्ट 1200 से 1500 वर्ड्स में आपको एक अच्छी चीजें तैयार करनी है, क्योंकि मेंस का आंसर अभी ही बनता है। मेंस का आंसर आप जब जिस दिन एग्जाम देने बैठे होगे उस दिन नहीं बनेगा, आप पहले से पूरे आंसर्स प्रिपेयर करके जाते हो, अपने पहले से पूरे पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाते हो, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से होती है। तो अभी से ये हैबिट डालो। तो क्योंकि लोगों का सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उनके आंसर में बेस्ट चीज होती है मेंशन, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की होती है कि उनको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर वो लिखेंगे, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये एक रिपोर्ट अपन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। ये एक रिपोर्ट सामने आई है, यूनाइटेड किंगडम की एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है टॉप 10 वीपीएन, इसने एक रिपोर्ट सामने प्रस्तुत करी है। इसकी रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इंटरनेट शटडाउन के इकोनॉमिक इफेक्ट किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, कि जब भी इंटरनेट शटडाउन होता है तो उस समय किस प्रकार से इकोनॉमिक लॉस होता है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। और इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा लॉस हुआ है इंटरनेट शटडाउन के कारण, इकोनॉमिक इंपैक्ट सबसे बड़ा देखने को मिला है पूरे दुनिया भर में। 8,927 घंटे तक इंटरनेट शटडाउन रहा है इनके इस रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर इंटरनेट बंद होने से कैसे नुकसान हो सकता है, तो देखिए गाइस, आज की डेट में अधिकतर चीजें इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होती है। क्या क्या अधिकतर चीजें, आप जो ये लेक्चर देख रहे हो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये लेक्चर नहीं देख पाओगे, तो एजुकेशन का लॉस हुआ, राइट। सेकेंड चीज, जैसे कि लोग बाग जो है वो सामान वगैरह मंगाते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, राइट, मतलब ई कॉमर्स हम लोग को जो प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं उससे सामान मंगवाया जाता है, तो क्या हुआ, बिजनेस का लॉस हुआ। वो सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहां पर जहां पर भी इंटरनेट शटडाउन होता है वहां पर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये सब लॉस हो रहा है ना, बिजनेस का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, एजुकेशन का लॉस देखने को मिल रहा है। एजुकेशन बिजनेस भी होता है, जैसे कि आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं उसके बाद जब आप इस लेक्चर की पीडीएफ परचेज करते हैं तो अल्टीमेटली मेरी इनकम जनरेट होती है, आप जो है वो मुझे इनकम प्रोवाइड कराते हैं। तो जहां पर भी इंटरनेट नहीं होगा, जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं मिलेगा, मेरे जैसे जो एजुकेटर्स हैं उनको इनकम नहीं मिल पाएगी, राइट, वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इनकम का लॉस हो रहा है। तो इकोनॉमिक लॉस कहीं ना कहीं ये हो रहा है ना। तो ये चीजें की, इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग, और आपके जो मेंस का आंसर है उसमें एक पॉइंट कि इंटरनेट शटडाउन के कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। कैसा इकोनॉमिक इंपैक्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो 2-3 पॉइंट में आप लिख दो, और चाहो तो फिर ये वाली चीज भी लिख सकते हो कि यूके की एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है टॉप 10 वीपीएन, अगर याद रहे तो लिखना, वरना कुछ तो भी मत लिख देना। या फिर एक सिंपली ये भी लिख सकते हो यूके की एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है, फर्म का नाम ना भी लिखो चलेगा, उसमें मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने इस चीज के बारे में मेंशन किया था कि इंटरनेट शटडाउन के कारण इंडिया में सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिला, इकोनॉमिक इफेक्ट देखने को मिला है। इसमें आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि 3 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस जो है वो नोटिस किया गया। 2.8 ना भी लिखो तो अबाउट 3 बिलियन या नियरली 3 बिलियन ऐसा भी कर सकते हो आप, या मोर देन 2.5 बिलियन ये लिख सकते हो सेफ साइड रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इंटरनेट शटडाउन आप सभी लोग जानते हो ये होता क्या है, तो इंटेंशनली जानबूझकर इंटरनेट की सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए, या फिर एक लोकेशन में इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता है। किस चीज के लिए बंद किया जाता है, कि वहां से इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो ना जा सके, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग बाग जो है वो
फोटोज वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं। और ये सब शेयरिंग किसके माध्यम से होती है? इंटरनेट के माध्यम से होती है। ये वीडियोस वायरल होते हैं, इंटरनेट नहीं होता तो वीडियोस वायरल नहीं हो पाएंगे, मैसेजेस वायरल नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज की जाती है, इंटरनेट शटडाउन, राइट। और एरियाज जो इफेक्ट हुए हैं, तो बताया जा रहा है कि पिछले साल की अगर अपन बात करें तो इंटरनेट जो रेस्ट्रिक्ट किया गया था इंडिया के अंदर 2020 में 75 बार से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट किया गया था इंटरनेट की सेवाएं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी मतलब टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, जो अफेक्टेड जो ग्रुप्स हैं गांव के और इंडिविजुअल सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के, हालांकि उन सब चीजों के बारे में इस रिपोर्ट ने रिफ्लेक्ट नहीं किया है, बट इस रिपोर्ट ने कश्मीर के बारे में एक अलग से जो है वो सेपरेटली जो है वो बताया है कि इंडिया के अंदर इंटरनेट का उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया है, कश्मीर के अंदर सस्पेंड कर दी गई है इंटरनेट की सेवाएं कश्मीर में। और ये पिछले 2019 से, यानी कि पिछले साल से, अगस्त से जो है वो बंद कर दी गई हैं सेवाएं, जब जम्मू एंड कश्मीर को इसका स्पेशल स्टेटस जो है वो हटा दिया गया था, राइट। ये चीज जब हम लोग को देखने को मिली थी, और मार्च 2020 तक सेवाएं जो है वो सस्पेंड पूरी तरह से कर दी गई थी। आज की डेट में इंटरनेट की सेवाएं हैं तो भी वो सिर्फ 2G सर्विसेज की सेवाएं अवेलेबल है वहां पर, यानी कि इंटरनेट जो है वो 2G हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर वीडियोस भी जो है वो प्रॉपर तरीके से चलेंगे नहीं, खुलेंगे, क्योंकि 2G का आपने देखा ही हुआ है, 2G का इंटरनेट किस प्रकार से होता था, बफरिंग करता रहता था यूट्यूब, राइट। आज की डेट में 4G है तो फिर सही तरीके से चलता है बिना बफरिंग के, बट 2G में कितनी दिक्कत आती थी, 3G में भी कितनी दिक्कत, मतलब 3G तो फिर भी ठीक था, उससे भी बदतर था 2G, GPRS, राइट, कह सकते हो आप। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी। और इस रिपोर्ट ने बोला है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला, एक लोकतंत्र के अंदर सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है, राइट। तो इसने नेगेटिवली इंपैक्ट किया किन किन चीजों को, मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन को, बिजनेसेस को अफेक्ट किया है, स्कूल्स को अफेक्ट किया, जो चीज मैंने आपको भी बताई थी, एक्सप्लेन करी थी। तो देखो, क्या पता डायरेक्टली आपसे यही लिखा हुआ आ जाए आपके ऐसे में कि लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन अ डेमोक्रेसी, तो ये आपका क्या पता टॉपिक आ जाए, तो इसी टॉपिक के ऊपर आप जो है वो तैयारी करो अपनी, क्योंकि ऐसी चीजें भी आ सकती है, यहीं से चीजें उठाई जाती है सिविल सर्विसेज के अंदर, इसी प्रकार की जो कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, सेंटेंस इस प्रकार का कुछ, तो वैसे ही उठाया जाता है, टाइटल वगैरह उठा लिया जाता है, एज इट इज आपको दे दिया जाता है। तो तैयारी करो। अब ये न्यूज में है इंटरनेट शटडाउन, तो यही चीज मैंने आप लोग के लिए लास्ट में ऐसे रख दिया है कि इस पर आप ऐसे लिख कर देंगे 1200 वर्ड्स में, वैसे तो 1500 वर्ड्स की तैयारी करो अच्छी, ठीक है। और बाकी आप संडे वाले दिन जो है वो आपका ये टास्क होगा ऐसे लिखने का। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इस इंटरनेट शटडाउन की एक रिपोर्ट से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। और ये वाला एक पॉइंट जरूर याद रखना, इंटरनेट शटडाउन के कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक नया पॉइंट आपको मिल गया आपके मेंस के आंसर के। गाइज, आज आप लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, आज 2-4 मिनट जो है वो आप अपने दीवार पर, स्टडी रूम के दीवार पर जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप चिपका के रखा हुआ है, तो वहां पर आप जाकर खड़े होंगे और आप गल्फ कंट्रीज की लोकेशन को ध्यान से देखेंगे, या फिर बड़े मोटे मोटे तौर पर मिडिल ईस्ट को आप ध्यान से देखेंगे, राइट। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये लगातार न्यूज में देखने को मिल रही हैं, चाहे इसराइल के साथ ये गल्फ कंट्रीज की डील हो, राइट। अभी रिसेंट पास में हमें देखने को मिला ना, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब लोगों ने इसराइल के साथ जो है अपनी डील अभी कंडक्ट करी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो डील कंडक्ट करवाई है। चाहे कोई डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, अटैक वगैरह से रिलेटेड हो, यहाँ पर काफी टेंशन चली थी उस कुछ समय पहले। यहाँ पर अगर बात करें इराक के अंदर, ईरान के एक मिलिट्री जनरल जो है सोलेमानी, उसको यूएसए ने मार गिराया था, तो ये वाला टॉपिक, ये लोकेशन जो है वो न्यूज में थी। तो ऐसी काफी सारी वजहों से ये वाला जो एरिया है वो इंटरनेशनली न्यूज में रहा है। तो आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स के अंदर लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो यहां पर आप जितनी भी कंट्रीज है उनको ध्यान से आप देखोगे कि जैसे कि सऊदी अरेबिया कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, थोड़ा सा वो ध्यान में रखोगे आप। रेड सी कहां पर है उसकी लोकेशन देखोगे, गल्फ ऑफ ईडन कहां पर है उसकी लोकेशन देखोगे, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा, उसकी लोकेशन आप देखोगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है। तो ये पूरा एरिया जो है वो आपको अच्छे से कैप्चर करना है। पर्शियन गल्फ इसकी लोकेशन आपको देखनी है कि पर्शियन गल्फ कौन सी कंट्री के आसपास हमें नजर आता है, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता होना चाहिए कहां, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो चलो अब अपन बात करते हैं ये टॉपिक के बारे में। तो बताया जा रहा है कि गल्फ लीडर्स ने लंबे समय से अभी जो डिस्प्यूट चल रहा था कतर के साथ, उसको रिजॉल्व करने पर एक कदम उठाया है। एक्चुअली क्या हुआ था, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा देता हूं। सऊदी अरेबिया ने कुछ कंट्री के साथ जो है वो कोलिशन किया, और उन्होंने कतर ये कंट्री की लोकेशन आप देखो, ये इन्होंने कतर को जो है वो आइसोलेट करने का फैसला ले लिया कि कतर को अलग कर दिया जाएगा, कतर के साथ कोई भी दोस्ती यारी नहीं की जाएगी, उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो क्या वजह थी कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा बोला कि कतर का सपोर्ट नहीं करना है?
तो वो इसीलिए बोला क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कतर के ऊपर आरोप लगाया कि कतर जो है अपने रिलेशनशिप ईरान के साथ बना रहा है। बट हालांकि कतर ने उस चीज के आरोप को डिनाई कर दिया। उसने बोला कि मैं कोई रिलेशनशिप अपने क्लोज नहीं कर रहा हूं ईरान के साथ, मैं तो सिंपली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करता हूं ईरान के साथ, कोई मेरे ऐसे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। बट सऊदी अरेबिया ने बोला कि ये तो उसके पर्सनल रिलेशनशिप होते आ रहे हैं, बहुत क्लोजनेस बढ़ती जा रही है इनकी ईरान के साथ, तो इसलिए जो है वो इसको दूर करो, इसको सपोर्ट मत करो। अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तुरंत आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए, सर क्या वजह है कि सऊदी अरेबिया ईरान को पसंद नहीं कर रही है? तो एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल क्लियर रखो। ये सदियों पुराना एक इशू है शिया और सुन्नी का, तो आपको ये वाला भी डायमेंशन आपके आंसर के लिए पता रहना चाहिए, शिया और सुन्नी का इशू। तो कतर को इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के द्वारा, क्योंकि सऊदी अरेबिया कतर को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि कतर जो है ईरान के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे कर रही है। और सऊदी अरेबिया और ये दूसरी जो कंट्रीज हैं वो सुन्नी मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है, और बाकी ईरान इराक की बात करें तो ये शिया मेजोरिटी, और शिया और सुन्नी का डिस्प्यूट जो है वो सदियों पुराना हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक डायमेंशन है जिसके चलते इन कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हम लोग को नजर आते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें, ऐसी बारीकियां आपको बिल्कुल क्लियरली पकड़नी है सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको यही चीज जो है वो आपकी जानी जाती है कि आप जो है वो किसी टॉपिक को कहां से समझ रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप कर रहे हो। तो बिल्कुल बैकग्राउंड पे चले जाओ। शिया और सुन्नी के बारे में आपको हार्डली जो है वो कोई बताएगा, बट आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपना क्लियर रखना है, क्योंकि मेन बैकग्राउंड यही है और यही बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। तो अभी जो है वो इनके बीच में एक सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी डील जो है वो हुई है, राइट, क्योंकि सऊदी अरेबिया और कतर के लीडर्स के बीच में अच्छी अब बातचीत होना शुरू हो गई है, दोनों अपने रिलेशनशिप जो है वो अच्छे दोबारा से कर रहे हैं। तो देखिए इस क्षेत्र पर शांति होना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं हमें देखने को मिलती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हम लोग को नजर आती हैं, यहां से तेल का प्रोडक्शन होता है। अब इनके बीच में अगर इशू हुआ, तो जैसे कि यहां से सऊदी अरेबिया को तेल लेकर जाना है और कतर ने यहां पर ब्लॉक लगा दिया, तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, तेल वहां से निकलेगा नहीं, और तेल अगर निकलेगा भी तो काफी समय लगेगा, काफी जद्दोजहद के बाद जो है वो तेल वहां से निकलेगा। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली तेल के प्राइसेस जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और तेल की कॉस्ट बढ़ना यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इशू क्रिएट हो जाना, हर चीज की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी तेल की कॉस्ट बढ़ने के कारण, क्योंकि तेल तो हर चीज के लिए उपयोग में लिया जाता है, इंडस्ट्रीज में उपयोग में लिया जाता है, तेल का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो जाएगा तो शिपिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी ना, प्रोडक्ट अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड होती हैं, राइट। और कतर जैसी कंट्री की अपन बात करें, इंडिया, तो इंडिया डायरेक्टली डिपेंडेंट है कतर के ऊपर। हमारा 90% से भी ज्यादा नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है कतर, राइट। इसके अलावा कतर सॉवरेन वेल्थ फंड की बात करें या कतरी प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इंडिया के अंदर वो वेरियस जगहें जो है वो ढूंढ रही है आज की डेट में। मैंने अभी एक सीरीज आप लोगों के लिए गाइस शुरू करी है, ये वनडे एग्जामिनेशन की सीरीज, वो स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो सीरीज जरूर देखा करो। अभी दिसंबर तक का, मेरे ख्याल से शायद 18 तक का, मैंने अभी आप लोग को 18 दिसंबर तक के पूरे टॉपिक्स कवर करा दिए वनडे एग्जामिनेशन वाली सीरीज के, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। अभी मैं उसकी भी टॉपिक्स आगे की भी और कवर कराऊंगा जैसे ही टाइम मिलता है। वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि वो अगर आप देख लोगे तो पूरे फैक्चुअल चीजें भी आपकी कवर हो जाएगी, और करंट अफेयर्स के लिए फिर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलता हूं, वैसे ये वाला जो आप लेक्चर देखते हो रेगुलरली, उससे तो पूरी चीज आपकी कवर होती है, बट स्पेशली जो स्टेट सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको कुछ अलग से कुछ फैक्चुअल डेटा देखना होता है, तो वो अलग से आपके लिए एक और सीरीज शुरू करती है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप भी अगर वो सीरीज देखोगे तो कोई बुरा होना नहीं है। बट एक चीज गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आप ये वाला रेगुलरली लेक्चर देख रहे हो और वो जो सेकंड वाली जो वनडे एग्जामिनेशन की जो सीरीज मैंने अभी शुरू करी है उसको आप देखोगे तो 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्जाम में अपियर हो जाओ, कोई भी एग्जाम में अपियर हो जाओ, करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई नहीं तोड़ सकता, और पूरी चीज अपने ही लेक्चर से यहां से आती है, क्योंकि टॉपिक्स ही अपन वाले कवर करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो कतर, यहां पर आपको समझना है कि कतर जो है वो इंडिया के अंदर वेरियस जगहें ढूंढ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट अगर यहां पर डिस्प्यूट हो जाएगा कतर का और ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र पर गल्फ कंट्रीज के बीच में, तो उससे क्या होगा? कतर जो है वो टेंशन में रहेगी और कतर फिर इंडिया में या दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगी नहीं। तो ये एक बड़ी स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है कि गड़बड़ हो सकती है अगर यहां पर कोई इशू होता है तो गल्फ कंट्रीज के बीच में। आगे की बात करें, कतर जो है वो पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ी सप्लायर है एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, और इसके अलावा इजिप्ट और यूएई जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में कतर से लेते हैं ये एलएनजी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अच्छा आइडिया होना चाहिए। पेपर 3 की न्यूज में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी है।
अपन ने सी सेट का एक कोर्स जो है वो शुरू कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। 15 तारीख से उसकी पहली क्लास होने वाली है सी सेट की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी सी सेट को लेकर। तो आप वो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। जो अभी एग्जाम जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हुआ था, जिसमें रैंक 5 जो लाई थी श्रुति जैन देशमुख जी, जिनकी रैंक 5 आई थी, तो उनको पर्सनली उन्होंने पढ़ाया हुआ है सर ने, अश्विनी सर ने पर्सनली उनको पढ़ाया हुआ है। तो एक्सपर्ट फैकल्टी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और सी सेट में इतने सिंपल तरीके से वो आपको चीजों को समझाएंगे कि पूरी चीज दिमाग में बैठ जाएगी, और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक सर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वो मैंने एक कोर्स आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर कोर्स की डिटेल लिखी हुई है, यानी कि उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का। उस वीडियो को देख लो आप, या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको वाला लिंक दे दूंगा। उस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ अगर आप 2021 में अपीयर हो रहे हो। और ये बेस्ट समय है सी सेट की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि यूपीएससी के अंदर काफी सारे स्टूडेंट जो है वो जीएस में तो उन्होंने स्कोर कर लिया था, बट सी सेट के कारण आगे बढ़ नहीं पाए थे, और ये वाला लेवल लगातार टफ होना ही है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि वो मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपने अच्छी अपनी तैयारी कर ली, पकड़ अगर अच्छी बना ली, क्योंकि क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कई बार जो है वो एक तो इतनी सारी चीजें होती हैं, उसमें एक तो पढ़ने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ छोटी छोटी सी ट्रिक जो है वो ध्यान में रखनी है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये कंफर्म नहीं होता, बट मैथ्स और रीजनिंग के अंदर ये चीज कंफर्म होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो फिगर्स थोड़े डिफरेंट होंगे कैलकुलेशन करने के, बट टाइप तो पता होगा ना, तो उसी का पूरा खेल है, राइट। तो मैथ्स और रीजनिंग की आपकी पूरी ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी, लाइव क्लासेस आपको दी जा रही है, और पूरी डिटेल मैंने दी हुई है, उसको एक बार जरूर देख लेना, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं उसको आप ज्वाइन। गाइस बात करेंगे बनाना ग्रिट के बारे में। तो देखिए साइंटिस्ट ने एक नया प्रोडक्ट सामने लेकर आए, बनाना ग्रिट या फिर ग्रैन्यूल्स का, और ये कच्चे नेंद्रन बनाना से, कच्चे नेंद्रन केलों से जो है वो विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। एक नया प्रोडक्ट हमें सामने नजर आ रहा है, और ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये मतलब डाइट के लिए काफी अच्छा है, हेल्दी डाइट रखने के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है। पेट की जो समस्या है उसको इंप्रूव कर देगा, पेट को हेल्दी रखेगा, ये गट को हेल्दी रखेगा। इसमें आपको मेनली नेंद्रन बनाना के बारे में थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए चंगली कोंडन नेंद्रन बनाना, या फिर इसको चंगली कोंडन कहा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, चंगली कोंडन जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? तो ये बनाना की एक वेराइटी है, केले की एक वैरायटी हम लोग को नजर आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और इवन ये भी आ सकता है कि चंगली कोंडन जो है वो किस पर्टिकुलर जगह से एसोसिएटेड है, तो केरला से एसोसिएटेड है। और ये आज की रेट में जो कल्टीवेशन इसका जो हो रहा है, इसकी जो खेती हम लोग को आज की रेट में नजर आ रही है, वो भारताफूजा नदी के पास से हम लोग को देखने को मिल रही है कि वहां पर इसकी खेती हो रही है। तो देखो एक और फैक्ट आपको पता लगे कि वाली नदी जो है वो भारताफूजा नदी कहां पर है, तो केरला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये जो केले हैं ना, चंगाई कोल्डन केले, तो इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, चेन्नई में इनको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी, सिंपल से बेसिक फैक्ट्स इससे रिलेटेड। गाइस ये पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि इंपॉर्टेंट है, बट पेपर 1 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे डायरेक्टली लोकेशन पूछी जा सकती है, यानी कि प्रीलिम्स के अंदर ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन पूछी जा सकती है पोंग डैम की, कि पोंग डैम कहां पर है। तो हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। अभी हुआ क्या, ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर 1400 के आसपास माइग्रेटरी बर्ड जो है वो उनकी डेथ हो गई है, मुर्दा वो बर्ड पाई गई हैं, और क्यों इनकी डेथ हुई तो उसके कारण पता नहीं, और अभी यहाँ पर सभी टूरिज्म एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में था। बट आप पोंग डैम को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको बीस डैम के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में ये डैम हम लोग को नजर आता है। बस बेसिक सा फैक्ट है, सिर्फ इतनी जानकारी याद रखिए, इससे बाहर का और कुछ नहीं है। गाइस किसी कोस्टल सिटी कौन सी होती है? समुद्र के तट पर जो सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्या किसी सिटी के अंदर जो टाइड्स वगैरह जो होती है, टाइड समझते हो ना, टाइड समुद्र में जो टाइड्स हम लोग को देखने को मिलती है, तो क्या किसी सिटी में टाइड्स के कारण या फिर गंभीर वर्षा के कारण, रेनफॉल के कारण, क्या उस सिटी में फ्लड आने की संभावना है कि नहीं है? तो इस चीज को बेटर तरीके से समझने के लिए, बेटर इस चीज के बारे में अंदाजा लगाने के लिए आईआईटी बॉम्बे की टीम ने एक नया मेजर जो है वो सामने रखा है, एक नया तरीका सामने रखा है, जिसको टाइड रेनफॉल फ्लड कोटेंट के नाम से जाना जा रहा है। याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे आपको याद रखना है, और याद रखना है कि ये टाइड रेनफॉल फ्लड कोटेंट जो है, ये नया तरीका हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू पता लग सकेगा कि किसी कोस्टल सिटी में बारिश के कारण या फिर टाइड्स के कारण
वहां पर बाढ़ आ सकती है कि नहीं, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। और आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पुराना रेनफॉल का डेटा का रिकॉर्ड जो है वो निकाला, टाइडल रिकॉर्ड निकाला, टोपोग्राफी जो है वो देखी, और फिर जो है वो एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद जो है वो अलग अलग क्षेत्र में, यानी कि जो सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर बताने की कोशिश करी कि उस सिटी में बाढ़ आने की संभावना है कि नहीं, टाइड्स के कारण या फिर रेनफॉल के कारण, बारिश के कारण। तो इन्होंने बेसिकली बताया है कि 3 जोग्राफिकली डाइवर्स फ्लड प्रोन कोस्टल रीजन जो है वो है मिती कैचमेंट जो मुंबई में है, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा में है, और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन जो तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये फ्लड प्रोन कोस्टल रीजन, यानी कि इन पर्टिकुलर जगहों पर टाइड्स के कारण या फिर रेनफॉल के कारण बाढ़ आने की काफी ज्यादा संभावना है। और ये जो नया मेथड जो है गाइस, ये हेल्प कर रहा है क्लासिफाई करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग टाइड डोमिनेटेड सिटी है या फिर रेनफॉल डोमिनेटेड सिटी है वो, या फिर कोई क्षेत्र, राइट। स्ट्रॉन्ग टाइड डोमिनेटेड का मतलब कि टाइड्स वगैरह जो आती है ना, उस बीच अगर कुछ तूफान वगैरह आ गया, एकदम टाइड जो है वो ज्यादा बढ़ गई, तो उसके कारण बाढ़ आने की संभावना है कि नहीं, तो उस चीज के बारे में बता सकती है। या फिर रेनफॉल के कारण बाढ़ उस सिटी में आने की संभावना है कि नहीं, तो इसके बारे में ये जानकारी देगी। तो ये जो मैट्रिक है ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की काफी ज्यादा मदद करेगा बेटर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फ्रेम करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसकी आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान में रखो, C40 सिटीज की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो इसको मैंने हालांकि पहले कवर कराया हुआ था, वो काफी समय बाद बीत गई, मैंने 2018 में ही कवर कराया था। तो उसमें साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने क्लेम किया था, ये भी आपके मेंस आंसर के लिए आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने कहा हुआ है कि 2050 तक पूरे दुनिया भर में सी लेवल जो है वो एटलीस्ट 0.5% से राइज करेगा। सी लेवल का राइज होने का मतलब समझ रहे हो कि काफी सारे आइलैंड जो है वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे, और काफी सारे आइलैंड का समुद्र के नीचे जाने का मतलब क्या है, बताया जा रहा है कि 800 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान जो है वो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग में हम लोग को देखने को मिल सकती है, रिस्क में हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो 800 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो रिस्क में हो जाएंगे अगर ऐसी स्थिति बन जाती है। तो काफी सारे ऐसी कोस्टल सिटीज हैं या फिर जो समुद्र के तट पर जो सिटीज नजर आती है ना, और आइलैंड हम लोग को जो देखने को मिलते हैं वो समुद्र के नीचे समा सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर लेवल जब इंक्रीज होता है तो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो है वो मेल्ट होती हैं, और जो अभी हो रही हैं, और ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो मेल्ट होंगी तो उससे क्या होगा, समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा, और समुद्र का लेवल जब इंक्रीज होगा तो काफी सारे एरिया लैंड जो है वो समुद्र के नीचे समा जाएगा, और वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनकी जान खतरे में हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो ये चीज जो है वो बताई हुई ऑलरेडी साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने। और इनलैंड एरियाज जो है वो फ्लड हो जाएगा, और हैवी रेनफॉल वहां पर हमें देखने को मिलेगी क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उसके कारण बाढ़ आने की संभावना है। तो इसलिए आज की डेट में इस प्रकार की मेजरमेंट की, इस प्रकार के टूल्स की नीड हम लोग को देखने को मिलती थी, जो कि अभी पूरी करी है आईआईटी बॉम्बे ने। तो काफी शानदार चीज है। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपका टॉपिक है उसमें भी ये चीज जो है वो आप पॉइंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ये वाली नई चीज के बारे में, कि इस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद की जा सकती है नई नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू, नए नए मेजरमेंट टूल्स वगैरह के थ्रू। तो ये चीज है। दीपोर बील में कम्युनिटी फिशिंग को बैन कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है, कि अब वहां पर कम्युनिटी फिशिंग जो है वो नहीं होगी दीपोर बील में। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, दीपोर बील कहां पर है? आसाम आपको याद रखना है, आसाम में दीपोर बील है, और ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रामसर साइट है, और आसाम की इकलौती रामसर साइट जो कि साउथ वेस्टर्न एज जो गुवाहाटी का हम लोग को नजर आता है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये एक वेटलैंड है, राइट, दीपोर बील, और इस वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए कम्युनिटी फिशिंग को यहां पर बैन किया गया है, राइट। तो ये वाली चीज ध्यान में रखना, दीपोर बील। तो रामसर साइट इसको घोषित किया गया था सन 2002 में। काफी सारी एक्वेटिक लाइफ इसमें हम लोग को देखने को मिलती है वेटलैंड के अंदर, और 219 के आसपास यहाँ पर चिड़ियाएं हम लोग को देखने को मिलती हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में आई थिंक मैंने अभी आपको 20 एक दिन ही हुआ होगा, मेरे ख्याल से शायद पिछले महीने ही अपन ने रामसर साइट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, तो इसके बारे में आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, ये दीपोर बील कहां पर है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, आसाम, रामसर साइट हम लोग को देखने को मिलती है, इकलौती आसाम की, ठीक है गाइस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेकर आई है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो किसका है, तो आरबीआई का हम लोग को देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने कहा है कि 2021 मार्च से हर 6 महीने पर आरबीआई की वेबसाइट पर
आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाएगा। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इंडेक्स जानकारी देगा डिजिटल पेमेंट के बारे में कि इंडिया में किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट्स में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन पेमेंट में ग्रोथ हो रही है, तो उसकी जानकारी ये देगा। तो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इंडिया में किस प्रकार का हम लोग को नजर आ रहा है, तो उसको कैप्चर करने के पर्पस के लिए ये इंडेक्स सामने लाया गया है। और मार्च 2018 बेस पीरियड रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपैरिजन जो किया जाएगा वो मार्च 2018 के डेटा से किया जाएगा। जैसे कि 2021 में क्या ग्रोथ हुई है डिजिटल पेमेंट्स पर या डिजिटाइजेशन पर इंडिया के अंदर पेमेंट्स के क्या ग्रोथ हुई है, उसको किससे कंपेयर किया जाएगा? 2018 के डेटा से कि 2018 के मुकाबले 2021 में ये फलाना ग्रोथ देखने को मिली है। और मार्च 2019 और मार्च 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 153.47 इंडेक्स इसका देखने को मिला था और 207.84 देखने को मिला था। यानी कि आप देखो आंकड़ों को देखो तो आपको समझ में यही डायरेक्टली आ रहा है कि 150 से 200 गया है। तो एप्रिशिएबल ग्रोथ बताई जा रही है कि डिजिटल पेमेंट में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस चीज को आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट में। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाओगे, किसी भी आप दुकान में आज की रेट में एंटर कर रहे हो, चाहे वो एक सब्जी की दुकान क्यों ना हो, जैसे कि सब्जी वाले वेंडर वगैरह जो हम लोग को देखने को नहीं मिलते, जो ठेला वगैरह लगाते हैं सब्जी वाला, ठेला बोलना अच्छा नहीं लगता है बट फिर भी जो है वो अब है ही वो चीज, तो क्या कर सकते हैं, बट उनकी रोजी रोटी होती है, इस प्रकार से बोलना ठीक ही नहीं लगता है। तो जैसे वो आप समझ ही गए होगे। तो जो सब्जी वालों की जो दुकान वगैरह जो होती है अपनी, जिसपे वो सब्जी बेचते हैं, तो अब देखिएगा वो लोग भी अपने पास जो है वो क्यूआर कोड रखते हैं। पेटीएम का मिल जाएगा, गूगल पे का मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उनको पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आज की डेट में कितना ज्यादा बढ़ गया है, राइट। और लोगों को डिजिटल, हालांकि वैसे तो पूरी तरह से लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह में बेचारे लोग फंस रहे हैं आज की डेट में। और फ्रॉड की बात करें तो अभी एक फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, आप भी थोड़ा सतर्क रहो कि क्या किया जा रहा है। एक आर्मी वाला, अपने आप को आर्मी वाला बोलकर कुछ लोग जो है वो फोन कर रहे हैं लोगों को और बोल रहे हैं कि आपको हमें इतनी पेमेंट करनी है, बची हुई थी। अब देखो पेमेंट किसको पड़ाती नहीं, सभी लोग बोलते हैं नहीं हाँ यार कर दो, राइट। तो वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में 5 रुपए डाल देंगे। 5 रुपए डालने के बाद वो आपको एक लिंक देंगे, बोलेंगे कि पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, आप एक काम करो इस लिंक से रिक्वेस्ट करो। जैसे होता है ना कि गूगल पे वगैरह पे आप जाओगे तो रिक्वेस्ट किया जाता है पेमेंट वगैरह को, वो बोलेंगे कि इस लिंक पर क्लिक कर दो, जिससे कि आपका जो है वो आपके अकाउंट पर मेरे पैसे जो है वो आ जाएंगे, राइट। तो जैसे क्यूआर कोड वगैरह वाला सीन होता है। तो जैसे ही जो इंसान सिर्फ एक लिंक पर जैसे ही उसने क्लिक किया, टैप किया, लिंक ओपन हुई, सामने वाले का बैंक अकाउंट खाली। तो इसलिए कोई भी आपको लिंक भेज रहा है, उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आप उसको जानते नहीं हो कि वो कौन है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति कोई ऑथोराइज प्लेटफॉर्म से बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल भी उसकी कोई भी दी हुई लिंक पर आप क्लिक नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। और डिजिटल लिटरेसी हमारे यहाँ काफी कम है लोगों के बीच में, तो इसलिए लोग बेचारे फंस जाते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो चलो अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आरबीआई डीपीआई के अंदर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हम लोग को नजर आ रहे हैं। पेटीएम एनेबलर्स, पेटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, सप्लाई साइड फैक्टर्स और पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। तो ये 5 बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये इंडेक्स देखने को मिलेगा। और मार्च 2021 से ही 4 महीने के लैग के साथ ये सेमी एनुअल बेसिस पर ये पब्लिश किया जाएगा। तो ये चीज जो है वो बताई जा रही है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम जो है वो आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी प्लेयर हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, तो इन्हीं का इसमें जो है वो डोमिनेशन देखने को मिलता है। यानी कि यही सब प्लेयर्स हैं जो कि आज की डेट में चलते हैं, क्योंकि इन्हीं सब चीजों का तो नाम होता है कि आपके पास पेटीएम है क्या, फोन पे है क्या, गूगल पे है क्या, तो इन्हीं की बात की जाती है, बाकी दूसरे मीडियम की बात नहीं होती है। और अब तो व्हाट्सएप पेमेंट भी हम लोग को देखने को मिला है कि रिसेंटली लॉन्च किया गया। और इंडिया के अंदर यूपीआई पेमेंट जो है वो 82% से इसकी ग्रोथ हम लोग को नजर आई है करंट फिस्कल ईयर के क्वार्टर सेकंड में। और साथ ही साथ वैल्यू के टर्म में अगर अपन बात करें, कीमतों के टर्म में, तो 99% की जंप हम लोग को नजर आई है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन ही हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बारे में बताया है वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के द्वारा, ये चीज पता लगी है। तो ये काफी शानदार सा एक आर्टिकल है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लेकर। तो डिजिटल पेमेंट्स के बारे में तो अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छा डेटा आपके पास होना चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। कोलार लीफ नोज्ड बैट की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो चिमगादड़ की एक प्रजाति हम लोग को नजर आ रही है, कोलार लीफ नोज्ड बैट। बताया जा रहा है कि कर्नाटका की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट ये बेसिकली काम कर रहे हैं इस चिमगादड़ को लुप्त होने से बचाने के लिए। इस चिमगादड़ की मात्र 200 प्रजातियां ही, 200 स्पीशीज ही अभी बची हुई है, यानी कि इनके नंबर सिर्फ 200 है आज की डेट में। तो ये लुप्त ना हो जाए इसलिए काम किया जा रहा है इनको बचाने के ऊपर।
राइट। इनका कॉमन नेम जो है वो कोलार लीफ नोज्ड बैट है या फिर इसको लीफ लेटेड लीफ नोज बैट के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोसीडेरोस हाइपोफिलिस और ये स्पीसीज जो है वो चमगादड़ों की हम लोग को देखने को मिलती है। ये फैमिली हिप्पोसीडेरिडे से बिलोंग करती है और सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और केव्स में ये पाई जाती है। इंडिया में ही ये हम लोग को देखने को मिलती है, पाई जाती है और सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही गुफा में ये पाई जाती है, एक ही केव में पाई जाती है, जो कि गुफा जो है वो हनुमाना हली गांव जो है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, हनुमान हल्ली गांव में, राइट, कोलार डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटका के अंदर। तो याद रखना ये वाली स्पीसीज सिर्फ कर्नाटका में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाएगी और कर्नाटका में भी सिर्फ एक ही गुफा में है। मात्र 200 ही स्पीसीज बची हुई है IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और देखो इस प्रकार की स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स होता है सिविल सर्विसेज का और फॉरेस्ट सर्विसेज का वो एक ही होता है और फॉरेस्ट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन यानी उनकी नॉलेज को जानने के लिए ऐसे टॉपिक्स रखे जाते हैं। तो याद रखना ये स्पीसीज कोलार लीफ नोज्ड बैट सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है और वो भी एक ही गुफा के अंदर। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की यहां पर अपन बात करेंगे गाइस। तो देखिए 2 दिन का एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली देखने को मिला है। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस क्या है? तो हर साल ये इवेंट होता है। यहां पर एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया के 1000 ऑफ वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं और ये काउंट करते हैं कि जो एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया की जो कंट्रीज हैं तो वहां पर मौजूद जो वेटलैंड्स हैं तो वहां पर कितनी वाटर बर्ड्स हैं तो उसको काउंट किया जाता है। यानी कि वाटर बर्ड्स का सेंसस है तो ऑब्वियस ही बात है सेंसस में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, नंबरिंग देखने को मिलती है, कितने मात्रा में जो है वो जिस भी चीज का सेंसस होता है तो वो चीज बताई जाती है, राइट। जैसे टाइगर सेंसस अपन ने देखा था, लेपर्ड सेंसस अपन ने देखा था। तो सेंसस में क्या होता है, मात्राएं चेक की जाती है, कितनी मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है लोग। जैसे कि इंडिया का जो सेंसस हम लोग को देखने को मिलता है तो उसमें भी काफी सारी चीजें पॉपुलेशन से रिलेटेड पता लगती हैं। तो वैसे ही ये वाला जो सेंसस है वो एशियन वाटर बर्ड का हम लोग को सेंसस देखने को मिलता है। हर साल जनवरी में ये इवेंट होता है और ये इवेंट कोऑर्डिनेट किया जाता है वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा और ये ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम का पार्ट है। नाम सीजन में आ रहा है वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। चेक किया जाता है कि कितनी वाटर बर्ड्स जो है वो मौजूद है वेटलैंड्स में और इसको इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1987 से। मेन फोकस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है वाटर बर्ड्स के स्टेटस को और वेटलैंड्स को भी। इसमें सिर्फ वाटर बर्ड पर फोकस नहीं किया जाता है बल्कि वेटलैंड के ऊपर भी फोकस किया जाता है। और इंडिया के अंदर एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो हर साल कोऑर्डिनेट किया जाता है बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा और वेटलैंड्स इंटरनेशनल के द्वारा। वाटर बर्ड्स की कौन सी बर्ड्स होती हैं गाइस? तो देखो नाम से में आ रहा है कि वाटर बर्ड्स पानी में रहने वाली जो चिड़िया होती है, बट ये जो बर्ड्स होती हैं ये सिर्फ पानी में नहीं रहती, वेटलैंड्स में रहने वाली ये चिड़ियाएं होती हैं और इन चिड़ियाओं की वजह से वेटलैंड जो है वो हेल्दी रहता है, राइट। तो अगर ये चिड़ियाएं नहीं होंगी तो वेटलैंड खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और वेटलैंड भी हम लोग को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वेटलैंड एक ऐसा सोर्स होता है जो कि जिसके कारण काफी सारे स्पीसीज जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। तो वेटलैंड और स्पीसीज आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, अगर एक को भी खतरा होता है तो दूसरा लुप्त हो जाता है। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। तो ये बर्ड जो है वो कंसीडर किए जाते हैं एक इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर वेटलैंड के, राइट। और वेटलैंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग वाटर बर्ड जो है उनको डिफाइन किया जाता है ऐसे स्पीसीज जो कि वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो एक इंटर रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वन नेशन वन गैस ग्रिड कॉन्सेप्ट के बारे में तो देखो कल ही अपन ने पढ़ा है कोची से मैंगलुरु तक एक गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई है। तो हम लोग इसी चीज पर अब फोकस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो गैस की जो पाइपलाइन है वो इस प्रकार से बिछाई जाए कि कहीं से भी अगर गैस निकलती है, गैस मिलती है, गैस का प्रोडक्शन होता है किसी भी एरिया से इंडिया के अंदर, तो उसका फायदा जो है वो पूरे इंडिया भर तक मिल सके या उसकी पहुंच जो है वो उस गैस की ऑल ओवर इंडिया जो है वो हो सके। क्योंकि आने वाला कल जो है वो नेचुरल गैस का ही हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल जो है जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया, राइट। तो ये सब जो फ्यूल है वो अब बचने वाले हैं नहीं, क्योंकि काफी कम हम लोग को देखने को मिलता है, इसका रिजर्व काफी कम है, राइट। फ्यूचर के लिए अवेलेबल है ही नहीं ऑलरेडी, तो हम लोग को ऑल्टरनेट सोर्स जो है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, नेचुरल गैस जो है वो क्लीन हम लोग को फ्यूल देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह इसके कंबशन से, इसके जलने से या इसका उपयोग करने से हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंट डैमेज होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। बट नेचुरल गैस जो है उससे ऐसा नहीं होगा, राइट। हम लोग को देखने को मिलेगा कम, यानी कि कंपैरेटिवली कन्वेंशनल फ्यूल से कम हम लोग को देखने को मिलेगा और नाक के बराबर ही एक प्रकार से देखने को मिलेगा।
तो इस पर हम लोग मेनली आज की डेट में टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग वन गैस ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आने पर विचार कर रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको ग्रिड के बारे में पता होना चाहिए, वन नेशन वन ग्रिड के बारे में पता होना चाहिए, तो वो चीज आपको पता लग जाएगी। तो गैस ग्रिड किस प्रकार का होगा उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वन नेशन वन ग्रिड जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है अभी एट प्रेजेंट, कि हमारी कंट्री के अंदर अगर किसी कोने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है, तो उसका फायदा जो है वो, या फिर जो डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कहीं पर भी की जा सके। यानी कि जनरेशन एक कोने पे हो रहा है और फायदा अगर दूसरे कोने पर चाहिए तो वो जनरेट यहां से हो रही है और ये ट्रांसमिट हो, ट्रांसफर और यहां तक पहुंच जाए। तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है। तो वन नेशन वन ग्रिड के अंदर हम लोग को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क देखने को मिलता है। देखो, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन सेंटर से जहां पर डिमांड जहां पर है, तो जहां पर सप्लाई करना है, तो वहां तक पहुंचाने का ये ट्रांसमिशन नेटवर्क है। हम देखते हैं ना, हमारे घर के आसपास हम लोग को ये देखने को मिलता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, राइट, और अलग अलग जगह पर हम लोग को बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स देखने को मिलते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, सब यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, सब स्टेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर वहां से सप्लाई होती है दूसरे मतलब लोगों के घर तक। तो ये सब स्टेशन वगैरह जो होते हैं, तो यहां से पूरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। अब देखो, इन सब स्टेशन में अगर ये आपस में कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, स्मूथ सप्लाई चलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर चार कोनों में इंडिया के अंदर जनरेट हो रही है, राइट, तो और चार कोनों को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दिया सब स्टेशन के साथ और हर चीज के साथ, यानी कि मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसका कनेक्शन पूरी तरह से हो चुका है। तो क्या होगा, जैसे कि अगर एक एरिया पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पाई, वो अपनी डिमांड जो है वो इस एरिया पर फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो ये जितनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है उसका सप्लाई जो है वो दूसरे स्टेशन जो है वो प्रोवाइड करा सकेंगे। यानी कि दूसरे स्टेशन पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वो जो है वो बची हुई डिमांड को फुलफिल कर सकेगा उसकी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब फायदा होगा ना इससे। तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्टेशन, सब स्टेशन, जो प्रोडक्शन हाउस जो है जहां पे प्रोडक्शन होता है, ये पूरा जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपस में कनेक्टेड हम लोग को नजर आएंगे, है कि नहीं। तो इसका ये फायदा है, तो ये बेनिफिट है। तो बेनिफिट भी साथ ही साथ समझते हुए चलो, और जो कि मेंस में आपके लिए काम का होगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और नेशनल ग्रिड का इवैल्यूएशन कब हुआ, तो 60s के समय पर ही हम लोग को देखने को मिला था कि रीजनल बेसिस पर ग्रिड मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में हमारा स्टेट का ग्रिड देखने को मिलता था जो कि आपस में कनेक्टेड था। और इंडिया जो है वो आप जानते हैं कि 5 क्षेत्रों पर बटा हुआ है, 5 रीजन पर हम लोग को इंडिया का डिमार्केशन डिवीजन देखने को मिलता है, नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न रीजन, राइट। तो ये एरियाज हैं जो कि डिवाइडेड हम लोग को देखने को मिलता है। और अगस्त 2006 में नॉर्थ और ईस्ट ग्रिड जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट की गई थी। 4 रीजनल ग्रिड जो नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो सिंक्रोनसली कनेक्ट किया गया था। सेंट्रल ग्रिड इसने बना लिया था, यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई, 2 ग्रिड को आपस में कनेक्ट किया और बीच में जो है, बीच से दूसरी ग्रिड जो है वो आपस में कनेक्ट हो गई। तो ये हम लोग को सिंक्रोनस देखने को मिल रहा है। तो वही ये इलेक्ट्रिसिटी की जहां पर भी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही, डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उस क्षेत्र में दूसरे जगह पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, तो उसके पास अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, वो अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र पर डिमांड को पूरा फुलफिल कर पा रही है, तो वो दूसरी जगह पर भी जो है वो सप्लाई कर सकती है, राइट। जिस जगह पर डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है तो उसको फिलअप कर सकती है उस गैप को। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हर जगह मेंटेन रहेगा और कम से कम पावर कट्स की समस्याएं देखने को मिलेगी, पावर की ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आएगी। इस चीज के चलते बेटर सिंक्रोनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। और 31 दिसंबर 2013 तक सदर्न रीजन जो है वो सेंट्रल ग्रिड के साथ कनेक्ट हो गया है और 765 किलोवाट रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन हमें देखने को मिली है, जिसके तहत हम लोगों ने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी जो है वो अचीव कर ली है। तो ये बस बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, वैसे ही हम लोग अब गैस का ग्रिड भी जो है वो पर काम कर रहे हैं, राइट, कि जिससे कि नेचुरल गैस का सप्लाई जो है वो हमारी कंट्री में हर जगह अवेलेबल हो सके, राइट। और गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि हर एक अपडेट्स आपको टाइम पर मिले। और गाइस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और बाकी आज की जो होमवर्क है आपके लिए, ये वंदन योजना, औरंगजेब, ट्राईफेड और सागरमाला इनिशिएटिव, ये आपके 4 होमवर्क हैं।
इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और संडे के लिए आपका एक ऐसे का टॉपिक है लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सबसे लंबे समय के लिए इंटरनेट बंद। तो ये आपका ऐसे का टॉपिक है, इस पर टॉपिक पर आपको 1200 से 1500 वर्ड में आंसर लिखना है, राइट। और आप चाहें तो आंसर लिखकर टेलीग्राम का अपना एक डिस्कशन ग्रुप है वहां पर शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर डिस्कशन ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस आंसर लिखिएगा पेन और पेपर लेकर, और फिर पेपर पे लिखिएगा, उसको उसकी फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। तो दूसरे स्टूडेंट जो है वो आपके आंसर को रिव्यू करके जो है वो आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर लिखने होंगे तो वो बता देंगे। आप दूसरे के आंसर को पढ़कर चेक कर लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें नई मेंशन करी है, जैसे कि आपको नए नए पॉइंट्स जो है वो उनके भी मिल सके। तो इस प्रकार से हेल्दी जो है वो आप तैयारी करिए सबके साथ मिलकर, क्योंकि वहां पर जो ग्रुप के अंदर सभी स्टूडेंट जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वही आपको मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए गाइस तो उसके लिए पेड पैकेज अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज़ पूरे महीने की फीस है, यानी कि एक महीने की फीस 100 रुपीज़ है, जहां पर आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको दिया जाता है, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में है। एक ऑफर भी चल रहा है, आप देख लीजिए, ये ऑफर है आप लोगों के लिए, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। पेमेंट के लिए आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी पेमेंट डिटेल्स भी दे रखी है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना है तो अकाउंट नंबर वगैरह पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यूपीआई आईडी दे रखी है अगर आपको गूगल पे फोन पे के थ्रू करना है। वैसे तो इस क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो गूगल पे फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो और अगर कोई भी समस्या आती है, कुछ पूछना है मुझसे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या पेड पैकेज से रिलेटेड, तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट। कमलाक्ष झा मेरे नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ ही जाएगा। और यदि आप फेसबुक पर नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838, इस पर आप एसएमएस कर सकते हैं। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, और एसएमएस आप कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो मैंने आपको बताइए कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर अपना टेलीग्राम का चैनल की लिंक दी हुई है और डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।